आप सबको बहुत बहुत नमस्कार है। आज बातचीत करेंगे जब रियल एस्टेट के अंदर अंडर कंस्ट्रक्शन बड़े प्रोजेक्ट्स अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, जहां बिल्डर डिलीवरी देने में फेल हो जाता है और रीजनेबल डिले से भी ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि 4 साल का प्रोजेक्ट था और 6 महीने का डिले हो गया या 8 महीने का डिले हो गया, मतलब 4 साल का प्रोजेक्ट है, 8 साल हो गए, 9 साल हो गए, या बन ही नहीं रहा है, बिल्डर भाग गया है। तो ये कोई ये सिंपल साधारण मिसडिमिनर नहीं है बिल्डर के पार्ट पर। ये एक काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स 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 अ मच बिगर प्रॉब्लम। तो आज उसकी परतें थोड़ा सा खोलने की कोशिश करेंगे कि क्या मोडस ऑपरेंडी है, कंपैरिजन करेंगे बाकी थोड़ा सा सिचुएशन से। इन इस तरह से प्रोजेक्ट अटकने का ओवरऑल 360 डिग्री क्या इम्पैक्ट रहता है, उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और जितना मेरी समझ है उस हिसाब से कुछ समाधान भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो प्लीज ब्रेस योर सेल्फ फॉर अ लॉन्गर मोनोलॉग टुडे, बिकॉज आज मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए काफी कुछ है। तो शुरुआत करते हैं। ये आज की पहली स्लाइड है जो, और ये मेरा ऐसा असेसमेंट है 15-16 साल के मेरे रियल एस्टेट के अनुभव से, कि ये जो प्रोजेक्ट जो अटक रहे हैं, जहाँ बन ही नहीं रहे हैं, बिल्डर दिख नहीं रहा है और बहुत ज्यादा डिलेज है ना, ये कोई सिविल डिफॉल्ट्स नहीं है। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड कॉरपोरेट क्राइम है। ये बिल्डर ने सोची समझी साजिश के तहत एक्चुअल में अपराध किया है। देखिए, क्राइम के अलग अलग लेवल्स हैं। समाज बहुत सारे क्राइम को, कोई कोने में खड़ा होकर जेब काट रहा है, कोई चाकू दिखा करके रात को आपका पर्स छीन लेता है, इंडिविजुअल एक दो लोग काम करते हैं। उसके लिए पुलिस सफिशिएंट होती है इस तरह के अपराध को रोकने के लिए, और समाज में कोई भय ना रहे उस चीज को हैंडल करने के लिए। थोड़ा स्केल बढ़ जाता है, 4-5 लोग मिलकर गैंग बना लेते हैं, तो गैंग लीडर्स को जनरली पुलिस जो है वो जेल में डाल देती है। बट वो क्राइम दिखते हैं, समझ आता है कि हाँ ये क्रिमिनल है, ये बदमाशी कर सकता है, डाका डाल सकता है, चोरी कर सकता है। एक बट यहाँ पर क्या है कि ये वाइट कॉलर क्राइम है। दिस इज बेसिकली अ मच बिगर स्केल ऑफ क्राइम। और इसके अंदर बिल्डर ने कायदे से टीम बिठा करके, बैठ करके, प्रारूप तैयार करके, स्ट्रक्चर तैयार करके और इस क्राइम को अंजाम देता है। इट्स बेसिकली सिंडिकेटेड स्ट्रक्चर्ड criminal organizations which take the garb of a builder and loot the open public. And मैं ये तो नहीं कहूँगा in connivance with the government officials, बट ड्यू टू द इग्नोरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, सरकार के अधिकारियों को भी पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, और वो अनविटिंगली इन लोगों का साथ देते जाते हैं। एंड इस समस्या को अब आप हम सबको बहुत ज्यादा बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से समझने की जरूरत है, डिटेल में समझने की जरूरत है, और तभी इसका समाधान निकलेगा। इसको अनदेखा नहीं कर सकते हम बहुत ज्यादा। मतलब एक्चुअल में आज की तारीख में अगर देखेंगे तो अक्रॉस इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट्स ने रियल एस्टेट इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड इसका इम्पैक्ट क्या है, इट इज लाइक आप एक बार के लिए अंदाजा लगाइए मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जो बड़े सो कॉल्ड गैंगस्टर्स होते हैं जो आज जेल में बंद हैं, वो मुश्किल से 5-7-10-20-50 लोगों के साथ में अपराध करते हैं और उसके बेसिस पर वो जेल में चले जाते हैं, जहाँ उन्हें होना भी चाहिए। यहाँ पर बिल्डर हजारों लोगों के साथ बदमाशी करता है, थाउजेंड्स। मतलब इट इज लाइक कि कोई आदमी सुबह हाईवे पे खड़ा होकर के हजारों ट्रक लूटने लग जाए, क्या आप और हम ये उम्मीद करते हैं कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? और ये हजारों लोगों के साथ बिल्डर ये बदमाशी बकायदा ब्रॉड डे लाइट में टाइकोट लगा करके, लोगों के साथ वार्तालाप करके, चिट्ठी पत्री करके, और बिल्कुल खुले दहाड़े करता है। So now, what are the contours of this organized crime and how they impact the overall fabric of the industry and the society economy? We'll have a discussion on that. So आप एक बार के लिए सोचिए, मतलब 360 डिग्री फेलियर है। इस तरह का फेलियर अगर और इंडस्ट्रीज में हो तो कितनी भयावह स्थिति होगी। हिंदुस्तान में रोज डेली 13,000 ट्रेन चलती हैं। 5% का फेलियर रेट मानते हैं। मान लीजिए 5% ट्रेन फेल होने लग जाए, 5% मतलब 650 एक्सीडेंट जो है वो
दिन छोड़ दीजिए, डेली छोड़ दीजिए, साल में अगर 650 फेटल एक्सीडेंट्स ट्रेन के होने लग जाए, तो कितने लोगों का भरोसा, कॉन्फिडेंस रहेगा ट्रेन में ट्रैवल करने का? या डेली की 6000 फ्लाइट छूटती हैं इंडिया के अंदर, तो अगर साल के 300 एक्सीडेंट फ्लाइट्स के होने लग जाए, मतलब तो आप अंदाजा लगाएं कितना आपका कॉन्फिडेंस फ्लाइट लेने का रहेगा। तो आप और फिर उसके बाद अगर उन एक्सीडेंट विक्टिम्स की तरफ कोई देख भी ना रहा हो, कोई उनको संभाल भी नहीं रहा हो, कोई कॉम्पनसेशन भी नहीं, सो दैट इज दिस सिचुएशन है। एक पूरा सिस्टम, इट्स अ कंप्लीट सिस्टमिक फेलियर, 360 डिग्री फेलियर है। जिन लोगों को पैसा मिलना है, वेंडर्स घूम रहे हैं, काम करवा लिया, उन्हें पैसा नहीं मिला। जिन्होंने घर खरीदा, उनसे पैसा ले लिया गया, उनको घर नहीं खरीदा। और जो मदद कर सकते हैं, जो जो सरकार के पास में जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो पुलिस के पास में डिपार्टमेंट्स हैं, वो हेल्पलेस है, बिकॉज स्केल ऑफ क्राइम इतना बड़ा है कि 2 4 5 लोगों से लड़ाई झगड़ा हो समझ आता है, हजारों लोग। अभी रिसेंटली एक बिल्डर है माहिरा, 5000 लोग उसके प्रोजेक्ट में इम्पैक्टेड। ट्विन टावर गिरा तो 5000 लोग नहीं मरे थे, जिसमें उसामा बिन लादेन को यूएस ने चुन करके ढूंढ करके मार दिया। और यहाँ पर एक एक 33 34 साल का आदमी पिछले 7 8 साल में 5000 लोगों के साथ अपराध करके भाग गया, और पीपल को नॉट रेडी टू उसको पकड़ नहीं पा रहे। एनीवेज, दैट्स बिसाइड द पॉइंट। सो इट्स अ मैसिव कोलोसल एक्सीडेंट। और इसकी वजह से मतलब ये कोई, इट्स नॉट एन एब्रेशन ऑन अ स्मॉल, अदरवाइज की प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है जी, उसके अंदर 3 4 5 10 लोगों से बिल्डर के झगड़े हैं या सिविल नहीं, इट इज एन क्लोसल एक्सीडेंट। एंड इसकी वजह से, और दूसरा देखिए ना, ऐसा कैसे है कि इसी तरह के माहौल में कुछ बिल्डर्स एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन में डिलीवरीज दे पा रहे हैं। So 80% of the market is still performing. They are still giving the deliveries. They are still honoring the builder buyer agreements, the contracts, the work they are doing. But कुछ 20%, and that's the failure ratio, 20 22% आदमी ऐसा है जो कुछ भी नहीं कर पाता है, जो बिल्कुल ही धोखा देके चला जाता है, और उनका कुछ भी नहीं हो रहा है। सो दिस एक्चुअली इज अ 360 डिग्री फेलियर, जिसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सबके ऊपर ये फेलियर की जिम्मेवारी भी है, और उन सब पर इस फेलियर का इम्पैक्ट भी है। तो इसमें अगर हम स्टेक होल्डर्स की बात करें, financiers are the stakeholders. Financiers here are people who initially either fund the project or the banks who give loans. The producers, the builders are the stakeholders, और builders पर भी impact है। ऐसा नहीं है कि builders पे impact नहीं है। उन builders पे शायद नहीं है जो ये बदमाशी करते हैं, जो जो इस तरह के चीजों में लिप्त हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट के builders पे इसका impact है। सप्लायर्स, जो अलग अलग सप्लायर्स हैं, जो कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मटेरियल सप्लायर है, इंटरमीडियरीज हैं, ये सब इंडस्ट्री के सप्लायर्स है, इन पर इम्पैक्ट है। बायर्स पे इम्पैक्ट है, रेगुलेटर्स पर इम्पैक्ट है। ऐसा कोई भी नहीं है इस पूरे इकोसिस्टम में जो इन वजह से इम्पैक्ट नहीं होगा प्रोजेक्ट, कंप्लीट प्रोजेक्ट फेलियर से। रियल एस्टेट का अगर कोई कॉर्नर स्टोन है, तो वो है प्रोजेक्ट की टाइमली एंड एज प्रॉमिस्ड डिलीवरी। जो कहा गया था वो समय पर बना करके देना। बाकी फिर चीजें उसके इर्द गिर्द सेटल हो जाती हैं, जो थोड़ी बहुत डिस्प्यूट होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। यहाँ प्रॉब्लम है कंसिस्टेंट मिसकैरेजेस, कंसिस्टेंट मिसकैरेजेस। और अगर कोई डिलीवरी हुई भी है उसके बाद में, बहुत जद्दोजहद के बाद में, तो बहुत ही वीक, डिफेक्टिव, बीमार प्रोजेक्ट्स लोगों को दिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि हाउ इट इज इम्पैक्टिंग दी डिफरेंट स्टेक होल्डर। सबसे पहले तो बायर्स। बायर्स तो आप जो भी है फंसे हुए प्रोजेक्ट्स में, किसी बायर से बात कीजिए, वो तो इंडस्ट्री से ही दूर होना चाहते हैं। वो तो कहते हैं कि एक बार पीछा छूट जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में हम हाथ ही नहीं लगाएंगे। कॉन्फिडेंस जीरो है। और ये इंडस्ट्री के लिए एक बहुत परेशानी वाली बात है। सब लोगों को इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि हाउसिंग एक मूलभूत जरूरत है। ये कोई शौक नहीं है कि यार नहीं भी हुआ तो चल जाएगा। ये एक मूलभूत जरूरत है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करती है, हर लेवल के आदमी का, गरीब से गरीब का, अमीर से अमीर का। तो आप इसमें अगर बायर्स का पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा, बायर्स का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, तो आप फिर कितना भी यूट्यूब और एडवर्टाइजमेंट और जो चाहे रिटर्न रिटर्न चीख लीजिए, जैसा चाहे कर लीजिए, कोई गुरु ज्ञान दे लीजिए, कोई एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, बायर नहीं आगे आएगा। और
रियल एस्टेट में बायर्स को भी थोड़ा सा ये समझना होगा, उनको भी इस बात को एक्सेप्ट और एब्जॉर्ब करना होगा कि रियल एस्टेट में जो आपको अगर आपके ब्रोकर या बिल्डर को ऐसे वादे करते हैं कि आप 2-3 इंस्टॉलमेंट्स दीजिए और मैं आपको पैसे कमा दूंगा, वो आपको कच्चे का लोभ दे रहे हैं। इससे आपको दूर रहना चाहिए। रियल एस्टेट के उन बिल्डर से खासकर बहुत दूर रहे जो बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा वजन लेकर, मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स, और बहुत तेजी से 1 साल 2 साल, 1 साल में डबल, 2 साल में 3 साल में डबल, जो इस तरह की दौड़ लगाते हैं, वो उनका हार्ट फेल हो जाता है। जैसे भी आपको कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, एक और जनाब है जो अभी ईडी की कस्टडी में है, उनके बायर्स को अब से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मेरा असेसमेंट कहता है कि उनके बायर्स के लिए अभी आने वाले टाइम में परेशानी आएगी। आगे बढ़ के अगर हम देखें, प्रोड्यूसर्स जो हैं, ईमानदार, कायदे का ईमानदार बिल्डर इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहता है। कारण, ईमानदार बिल्डर को लगता है भाई अगर मैं इन लोगों से कैसे compete करूंगा, ये तो चीटिंग भी कर लेते हैं, मैं तो जो कह रहा हूँ मुझे बना के देना पड़ेगा, मेरे को उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो जब वो कॉस्ट बेयर करेगा तो उसको एक सर्टेन मुनाफा लगाएगा, और वो कॉस्ट अगर वो मार्केट से रिकवर नहीं कर सकता है, क्योंकि दूसरा ऐसा बिल्डर जिसको प्रोजेक्ट बनाना ही नहीं है, जो ये मान के बैठा है कि मैं तो बदमाशी करूंगा निकल जाऊंगा, तो उसकी वजह से ईमानदार बिल्डर की हिम्मत नहीं होती है मार्केट में घुसने की। और यहाँ ईमानदार का मतलब बड़ा बिल्डर नहीं है, ईमानदार का मतलब वो बिल्डर जो जो वादा करता है उसको पूरा करके आगे बढ़ना चाहता है। और ऐसे बहुत सारे ईमानदार बिल्डर हैं। आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आसपास में देखिए, जो आपके बहुत छोटे छोटे बिल्डर जो स्टिल्ट+4 का कंस्ट्रक्शन करते हैं, कितना बेहतरीन काम करते हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जो बातचीत करते हैं उसको बना करके देते हैं। ज्यादातर वहां पर बल्कि सक्सेस रेशियो ज्यादा है बिल्डर्स का, और मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का यूज करते हैं। उन लोगों की हिम्मत नहीं होती कि बड़ा काम करें, कारण उन्हें डर लगता है कि भाई हम बड़ा काम करेंगे, हमें इतनी कॉस्ट तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और इतना हमें मिलेगा नहीं, क्योंकि जिसको बनाना नहीं हो तो किसी भी रेट पर कोई भी प्रॉमिस कर देगा आज सेल करने के लिए, बाद में क्या होता है क्या नहीं उससे उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से, क्योंकि ईमानदार बिल्डर आना नहीं चाहते, देयर इज अ सप्लाई बॉटलनेक। बिल्डर्स, बहुत सारे ईमानदार बिल्डर्स काम ही नहीं करना चाहते, सप्लाई बॉटलनेक है। उस सप्लाई बॉटलनेक की वजह से प्राइसेस जो है वो तेज हुए रहते हैं। अगर मार्केट में आज थोड़ी सी और सप्लाई हो, वेरिड सप्लाई हो, अलग अलग बिल्डर्स को ये हौसला रहे कि हम अगर अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे, हम अच्छे से काम करेंगे और तो हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा, तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आएंगे। जितने ज्यादा प्रोड्यूसर्स मार्केट में होंगे उतना ही प्राइस कॉम्पिटिटिव रहेगा। ये तो कैपिटलिज्म का बेसिक है, लॉट ऑफ प्रोड्यूसर्स, लॉट ऑफ बायर्स, दैट इज व्हाट कीप्स द प्राइसेस बैलेंस्ड, फेयर एंड कंपेटिटिव, जिसपे हमारे एंटी ट्रस्ट लॉस का बेसिस भी वही है कि किसी तरह का मोनोपोलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो आज की तारीख में स्पेक्ट्रम में या तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बेचते हैं, या बिल्कुल ही ऐसे बिल्डर्स हैं जो पैसे ही लेके भाग जाते हैं। सो वो जो एक एक मिडिल सेगमेंट है, एक ऐसा सेगमेंट जहां पर एक बिल्डर जो इतना बड़ा ब्रांड भी नहीं है, बट एक ऐसा ईमानदार बिल्डर है जो अपने प्राइस पे, ईमानदार प्राइस के ऊपर फेयर प्रॉफिट कमा करके काम करना चाहता है, वो आता ही नहीं है घबराहट के मारे कि मैं आऊंगा और मेरे पे प्राइस अंडर कटिंग हो जाएगी। सो दैट इज हाउ द बिल्डर्स गेट इम्पैक्टेड बाय दिस काइंड ऑफ फेलियर्स। नेक्स्ट हम बात करें सप्लायर्स की। सर इतने साल हो गए काम करते हुए रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, आज भी अच्छे सप्लायर्स बिल्डर्स को सामान देने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पैसे का रिस्क रहता है कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। हार्डली कोई इंजीनियरिंग एफर्ट होता है कि कोई नया इंजीनियरिंग, कोई नया तरीका, कोई प्रोसेसिंग जिससे कि कॉस्ट कम की जा सके। वाई? बिकॉज पीपल आर स्केयर्ड टू एंटर द इंडस्ट्री एज सप्लायर्स ऑल्सो। वेंडर्स डेवलप ही नहीं हुए। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो स्टेयरिंग बनाने वाला सप्लायर है, वो हजारों करोड़ का बिजनेस कर लेता है, क्योंकि वहाँ इतना अच्छा काम होता है कि पूरी वेंडर्स की, सप्लायर्स की चेन डेवलप हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप देखिए, ब्रोकर्स जो है उनकी क्वालिटी नहीं डेवलप हो पाती, बिकॉज ब्रोकर्स को डर लगा रहता है कि पता नहीं प्रोजेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, सबसे पहले तुम्हारी गर्दन पकड़ी जाएगी। कितने लोग हैं जो एक कोशिश करते हैं कि हम, आज कितने लोग एस्पायर करते हैं कि हम ब्रोकर बनेंगे real estate market में? बहुत कम लोग। उसका कारण ये है क्योंकि they don't get paid on time, if they face a lot of issues, there are a lot of challenges in terms of deliveries, and which is the problem which these intermediaries fail because इनकी पेमेंट अटक जाती है। तो
जो सप्लाई साइड है उसमें रोबस्टनेस, उसके अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स, वो डेवलप ही नहीं हो पाता, विच अगेन नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द इंडस्ट्री। और अब बात करते हैं जो फाइनेंसर्स, जो बैंक वाले हैं, आप मेरे से बात करेंगे तो ये जो बैंक वाले हैं, जो लोन्स देते हैं, जो होम लोन्स देते हैं, ये एक्चुअल में इंडस्ट्री के भाई लोग, ये है कि हमें नहीं पता भाई, प्रोजेक्ट बनी है नहीं बने, मेरा तो महीने की उगाई करनी है। एंड दे फ्रॉम स्टार्ट हैव द मैक्सिमम रिसोर्सेज अवेलेबल टू देम। इनके पास में सबसे, इनके ये बहुत से तो बिल्डर से भी बड़े हैं, इनके पास में बहुत सारी क्रॉस लर्निंग है, और ये साइलेंटली बैठ करके जज करते हैं। एंड एट टाइम्स कागज पे सब ठीक दिख रहा है, बट इंटेंट वाइज दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट करेक्ट। बट एक सवाल जो कई बार परेशान करता है कि मान लीजिए एक प्रोजेक्ट में 500 लोग हैं, और 500 के 500 अगर बैंक्स की ईएमआई देना बंद कर देंगे, तो क्या ये बैंक्स के पास में जवाब रहेगा कि वो इसका कोई सोल्यूशन निकाल पाए? क्या वो 500 लोगों से रिकवरीज कर पाएंगे? So these financiers are actually now behaving like Shylocks. Instead of trying to solve the problems of the buyers, work with the buyers, उनको सिर्फ चिट्ठियां भेज भेज के उनसे ईएमआई का कलेक्शन करते रहते हैं। कोई अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करने की कोशिश नहीं करते। बार बार ये बताते हैं कि आपसे हमने एग्रीमेंट किया था, ये पूरा कर देना। भाई जब एग्रीमेंट किया आपने भी तो बिल्डर की डिलीजेंस करी थी, आपकी जिम्मेवारी क्या थी? आप एक आदमी जो 1/400 या 500 या 100 लोग हैं, 1/100 पार्ट है, और आपने जो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन थे आपने लोन दिया, आज आप अपनी जिम्मेदारी से कागज दिखा करके पीछे हट जाते। सो फाइनेंसर्स को भी टेबल पे बिठा करके, बैंकर्स को भी टेबल पे बिठा करके उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराना बड़ा जरूरी है, तभी सोल्यूशन निकलेंगे। मैं ये सारी रूपरेखा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अब जब सोल्यूशंस की बात करने लगे तो समझ आए कि अटके हुए प्रोजेक्ट्स में रास्ते निकलना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। तो आगे के लिए, फिलहाल के लिए तो जो है सो है, उस पर भी बात करते हैं। आगे के लिए मैं आज एक ऑब्जर्वेशन देना चाहूंगा, ये जब प्रोजेक्ट फंस जाता है ना, ये रेरा एक्ट की हिम्मत से बाहर है। रेरा जो है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इज फंक्शनली स्पीकिंग अ कंज्यूमर एक्ट। कंज्यूमर एक्ट का मतलब है कि अदरवाइज सब चीजें ठीक चल रही हैं। जैसे आप भारतीय रेल में ट्रैवल करते हैं, हजारों गाड़ियां रोज चल रही हैं, लाखों लोग ट्रैवल कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है। उसमें कुछ परसेंट लोगों को खाने से दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कहीं पर टॉयलेट साफ ना हो सकता है कि ट्रेन कुछ डिले चल रही है, कहीं लिनन साफ नहीं। इस तरह की शिकायतें लेकर के आप कंज्यूमर फोरम में जाते हैं, कंप्लेंट करते हैं, मामले को समझा जाता है, आपको कॉम्पनसेशन मिल जाता है। तो इसी तरह से रियल एस्टेट में भी कोई एक अच्छे बिल्डर का आपने प्रोजेक्ट लिया, उसने टाइम से बनाया, 500 यूनिट बनाई, उसमें से 15, 20, 25 लोगों को शिकायत हो सकती है बिल्डर से कि डिले हो गया है, या जो आपने डायरेक्शन दिखाई थी वो ठीक नहीं है, या साइज जो है उसके अंदर मुझे आपसे किसी तरह का ये, मैंने जो उम्मीद करी थी वो नहीं है, या आपने ब्याज एक्स्ट्रा लगा दिया। उस तरह की शिकायतों को निपटने के लिए रेरा बहुत सक्षम है। वहां पे आप जाएंगे, आपको जरूर उसका सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन ये वाले जो इस तरह के जब फेलियर्स आते हैं, रेरा इसके अंदर एज ऑफ टुडे उस तरह की पावर्स ही नहीं है। आप रेरा से ऑर्डर भी ले आएंगे रिफंड का, आप रेरा से कॉम्पनसेशन का ऑर्डर भी ले आएंगे, वो पूरा ही नहीं होता। अब बिल्डर जो है, जो इस तरह की बदमाशी करता है कि प्रोजेक्ट छोड़ के भाग गया, या जिसने पैसा डाइवर्ट कर दिया, तो ये कोई बैंक में रखा पैसा तो है नहीं कि रेरा ने बोला उसने बैंक से निकाला आपको दे दिया, वरना तो समस्या ही नहीं। तो यहाँ पर एक्चुअल में जरूरत आज की डेट में है, अगर इस इंडस्ट्री को, स्टेक होल्डर्स को आगे बढ़ाना है और इस इंडस्ट्री में वाइडर पार्टिसिपेशन चाहिए, और हाउसिंग की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, तो एक रेरा के स्कोप एंड पावर से थोड़ा सा आगे जाने की जरूरत है। एक सेंट्रल एजेंसी चाहिए जहाँ एक काफी स्ट्रॉन्ग लॉ बनाया जाए रेरा को के ऊपर, उसको इम्प्रूव करते हुए। तो ये टाडा पोटा टाइप एक बड़ा सख्त कानून होना चाहिए कि बिल्डर ने जहां इस तरह की बड़ी बदमाशी करी उसको जल्दी से पकड़ा जाए। और सेंट्रल एजेंसी होगी, रिसोर्सेज भी ज्यादा होंगे, लर्निंग्स भी ज्यादा होंगी, अलग अलग स्टेट्स का होगा, उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी, या तो ऐसी बदमाशी को रोकने की, या हो जाए तो डैमेज कंट्रोल करने की। सो एक सेंट्रल रेरा होना चाहिए जिसकी स्ट्रॉन्गर पावर्स टू कंट्रोल एंड एनफोर्स री आई मीन एनफोर्समेंट हो। बट आज की डेट में अब क्या कर सकते हैं, अगर आप दुर्भाग्य से किसी ऐसे प्रोजेक्ट में हैं जहां इस तरह से भाग गया है बिल्डर, सब कुछ हो गया है,
और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो उसमें, और ये आज की इस चर्चा का शायद सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तीन चीजें आपको करनी है: रेजोल्यूशन, रेस्टोरेशन एंड प्यूनिटिव। मैं एक एक करके इसको लूंगा, और मैंने ये इसी ऑर्डर में लिखा है जिससे कि आपको जहां तक हो सके अपनी कानूनी लड़ाइयां इसी तरह से लड़नी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? रेजोल्यूशन। भूल जाइए बिल्डर को, भाग गया, चोरी कर ली, वो सब को बाद में निपटेंगे। सबसे पहला फोकस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन पर कीजिए। ये प्रोजेक्ट आपका है, आपने पैसा लगाया, तो आपका प्रोजेक्ट, आपका मेहनत का पैसा लगा, आपकी एनर्जी लगी, आपकी चॉइस। तो फर्स्ट फोकस ऑफ ऑल property owners, home buyers in projects which get stuck has to be, should be, and cannot be anything but completion of the project. Focus all your energies and resources to start with there. पहले उस प्रोसेस को आरंभ कीजिए, उस चीज को स्टार्ट कीजिए। आपको वहां से कैसे बनेगा, क्या बनेगा, वो बात की बात है कि बनेगा। पहले उस दिशा वही सोचना है, उस दिशा में कितना तेज चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे, कितनी अड़चने आएंगी। बिल्कुल होगा, आसान नहीं होगा, आसान नहीं है इसीलिए परेशानी है, बट वहीं से रास्ता, पहला रास्ता वहीं से निकलेगा, और उस रास्ते को अवॉइड नहीं किया जा सकता। दैट इज एन अनअवॉइडेबल स्टेप। सो रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, रेजोल्यूशन ही करना है। आप इकट्ठे होकर के उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। बड़ा काम है, जैसे चाहेंगे, बट इसको बनाएंगे। आपको सबसे पहले वही स्टार्ट करना है, रेजोल्यूशन। चाहे उसके लिए पैसा एक्स्ट्रा डालना पड़े, चाहे अनपेड इंस्टॉलमेंट वालों से लेना पड़े, चाहे अनसोल्ड इन्वेंट्री को लेना पड़े, कुछ नहीं समझ आए तो सरकार से एक्स्ट्रा एफएआर लेनी पड़े, लेकिन ये स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट फोकस, ऑल एनर्जी, जीरो डिस्ट्रैक्शन, रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। उसके बाद आप, नेक्स्ट आता है कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म को स्टार्ट कीजिए। कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म इज आपका रेरा को लाएं या कंज्यूमर फोरम को कि भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, हमें इसका कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, जिसकी जिम्मेवारी आप बिल्डर पर डालेंगे। उससे कैसे वो रिकवरीज होती हैं, क्या होता है, वो आगे की बात है। लेकिन सिर्फ रेरा या कंज्यूमर फोरम के भरोसे छोड़ करके आपने अगर रेजोल्यूशन को इग्नोर कर दिया, तो ना तो इन प्रोजेक्ट्स को रेरा बनवा पाएगा, ना कंज्यूमर फोरम बनवा पाएगा, ना ही आपको पैसा वापस दिलवा पाएगा। सो इट इज रेजोल्यूशन, देन इट इज रेस्टोरेशन, मेरा जो नुकसान हुआ है उसकी मुझे पूर्ति, एंड थर्ड इज प्यूनिटिव एक्शन, सजा। बहुत से लोग बोलते हैं जी अब बिल्डर को जेल भेज करके क्या होगा, उससे कौन सा प्रोजेक्ट बन जाएगा। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मेरे हिसाब से इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग द बिल्डर टू जेल, इट इज अबाउट सेटिंग द राइट एग्जाम्पल्स। रेस्टोरेटिव जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी टाइम में हर्षद मेहता जी ने बहुत भयंकर घपला घोटाला करके और पूरे कैपिटल मार्केट को बिठा दिया। हजारों लोगों का, हजारों लाखों रुपया आज से 30 साल पहले गया। लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हर्षद मेहता ने ये किया। हर्षद मेहता तो एक अकेला वो एग्जाम्पल है जो आपको, हमको, सबको दिखा। हर्षद मेहता ने जब इस तरह की हरकतें करी होगी, बाजार एक बहुत बड़ी चीज है वहां पर, और बहुत सारे छोटे 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 उठे होंगे। बाद में केतन पारेख जी को भी सेबी ने काफी सख्त उनके अगेंस्ट कार्रवाइयां करी। लेकिन हर्षद मेहता के अगेंस्ट जो एक्शन हुआ, और उसके बाद सेबी ने अपनी तरफ से रेगुलेटरी प्रोसीजर्स को इनैक्ट किया, वो अपनी बात है। हर्षद मेहता के अगेंस्ट जो एक्शन हुआ उसकी वजह से और बाकी बहुत सारे लोग जो इच्छा रखते थे हर्षद मेहता बनने की कि रातों रात हम भी पैसा कमा लें, उनकी उस इच्छा के ऊपर लगाम लगा। तो ऐसे बिल्डर्स के साथ में जब प्यूनिटिव एक्शन होगा, जब क्रिमिनल एक्शन होगा, आपने 100 लोगों के साथ में गड़बड़ करी है, हर एक का 3-3 महीने का 420 का पनिशमेंट, तो आपको 300 महीने का पनिशमेंट है जी, 30 साल की जेल, ज्यादा कुछ नहीं नुकसान करेंगे। तो आप जब तक इतना सख्त प्यूनिटिव एक्शन बिल्डर्स के अगेंस्ट नहीं लेंगे, बाकी कोई ना कोई आज सपना देख रहा होगा कि मैं इस तरह का बिल्डर बनता हूँ, 5 साल में 200 करोड़ का गबन करता हूँ, चला जाता हूँ। उस सपने को रोकने से, भविष्य की इस बदमाशियों को रोकने से, इंडस्ट्री को साफ करने के लिए प्यूनिटिव एक्शन भी बहुत जरूरी है।
अगर श्री प्रकाश शुक्ला को यूपीएसटीएफ नहीं मारती तो यूपी के कॉलेजेस में आज बच्चे पढ़ाई करके वकील या डॉक्टर या एक शरीफ जिंदगी जीने की जगह गैंगस्टर बनने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। सो फर्स्ट स्टेप रेजोल्यूशन, प्रोजेक्ट को बनवाने की कोशिश, उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं हो सकती है, प्रोजेक्ट को बनाना ही पड़ेगा। सेकंड स्टेप रेस्टोरेशन, आपको जहां से मरहम लग सकती है, चोट लगी है, जो आपको कोई रिकवरी हो सकती है रेरा से, कंज्यूमर फोरम से, वो। एंड थर्ड पैरेलल स्टेप प्यूनिटिव एक्शन, जो इस तरह के बदमाश हैं, जिन्होंने इस तरह की बदमाशी करी, फिर वो चाहे कोई भी हो, वो सख्त से सख्त सजा का हकदार है। और अगर उनमें से मेरे जैसे कुछ लोग हों जिन्होंने आपको कोई ब्रोकरेज के अंदर इस तरह की बदमाशी करी हो, कुछ, उन्हें भी शामिल कीजिए। जो भी सिस्टम में लिप्त है, सबको उनके प्रोपोर्शनेट पनिशमेंट एक बार मिलना जरूरी है, तभी लोग ठीक होंगे। यहाँ तो जंगल राज हुआ। सो इन तीन चीजों को आप फोकस करके चलाएं, आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर आगे बढ़ने की संभावना। एक कुछ सजेशंस मैं आगे के लिए, भविष्य के लिए देना चाहूंगा, आगे से अगर आप कभी कोई वो करते हैं। एक तो जब भी ये नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, इनको आईपीओ की तरह से ट्रीट करना चाहिए। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के थ्रू बिल्डर्स को नहीं अलाउ करना चाहिए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर, बिकॉज पैसा पब्लिक से कलेक्ट कर रहे हैं और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में व्यापार करते हैं जिसमें पता ही नहीं लगता है। जिस एस्क्रो अकाउंट में पैसा लिया जा रहा है, उस अकाउंट की डिटेल्स, ट्रांजेक्शन शुड बी मेड पब्लिक, बिल्डर की वेबसाइट पर, रेरा की वेबसाइट पर, बैंक की वेबसाइट पर। हजारों करोड़ का ट्रांजेक्शन होता है, एस्क्रो अकाउंट में कितना पैसा कितना नहीं, बायर्स को यही नहीं पता लगता। कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सीसीटीवी का लाइव मॉनिटरिंग शुरू करवाना चाहिए हर स्टेट के रेरा को, ताकि पता लगता रहे कि वहां क्या चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का अपडेट सिर्फ फोटोग्राफ से रेरा नहीं, हर 3 महीने में एटलीस्ट बायर्स को कंस्ट्रक्शन अपडेट लाइव कैमरास के थ्रू दिखाना चाहिए। बायर्स कहीं कहीं बैठे हुए होते हैं, किसके पास इतना समय है कि हर 3 महीने में बार बार जाकर के देखे। तो ये रेरा के अंदर एक क्लॉज ऐड करने की जरूरत है। जितने सप्लायर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके नाम पब्लिक को बताए जाए, और बायर्स की बॉडी को पहले दिन से जो है वो फॉर्म करना चाहिए रेरा के में स्टार्ट में, कि ये 1 बायर, 2 बायर, 3 बायर, ताकि वो लोग मॉनिटरिंग कमेटी बन सके, मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट, प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड, ऑल रेरा शुड कोऑर्डिनेट एंड हैव अ सेंट्रल ट्रैक रिकॉर्ड। जो बदमाश प्रोमोटर है उसको ब्लैकलिस्ट करना शुरू कीजिए। जरूरत ही नहीं है, आप अगर राजस्थान में बदमाशी करके आए तो आप कैसे नहीं करेंगे हरियाणा के अंदर। एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, और बिल्डर का नाम ले लेता हूँ। ओएसबी करके बिल्डर है, ओशन 7 बिल्टेक, उसने भिवाड़ी में बहुत सारी बदमाशियां करी, प्रोजेक्ट्स डिलीवर ही नहीं किया। आज उसने यहाँ करके 2 या 3 अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए, फिर से लोगों से पैसा इकट्ठा करके बैठे हुए। और पीछे हमने एक टॉक करी थी, उसमें पता लगा कि वो आज भी उसका फॉरेंसिक ऑडिट चल रहा है, और इधर उधर की बातें करके बायर्स को कुछ झूठे डेटा ही झूठा दे। और सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क को हेज कीजिए। अभी माहिरा के केस में जैसे पता लग रहा है कि बैंक गारंटी का ही फ्रॉड कर दिया, फेक बैंक गारंटी ही जमा करा दी। मतलब जिस आदमी का दिमाग इतना शातिर है, इतना ज्यादा आपराधिक है, कि उसने बैंक गारंटी फॉल्स, मतलब शुरुआत ही जिसने 420 चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से करी, ऐसे आदमी से आप कैसे बचाएंगे दुनिया को। तो ऐसे के लिए आपको रिस्क को हेज करना बहुत जरूरी है, इन्वेंट्री को होल्ड करके। सो एज अ मेजर अब से कुछ ऐसा करना चाहिए कि जितने भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो कैसा भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि हरियाणा सरकार ने दीनदयाल जन आवास योजना में किया भी, कि कुछ इन्वेंट्री 20%, 25%, 30%, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से आप तभी सेल कर सकते हैं जब आप प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेंगे। तो एटलीस्ट अगर बिल्डर भागे भी तो बायर्स के पास में एक तरह से एक अनसोल्ड इन्वेंट्री का वो सेफगार्ड है, वो कुशन है, जहां से कि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करा सके। बिल्डर के साथ क्या होगा बाद में, क्या नहीं होगा, वो बात की बात है, बट एटलीस्ट इतना तो हो। सो एक हेजिंग वाला एक एक इंक्लूजन अब हर प्रोजेक्ट के अंदर, हर लाइसेंस के अंदर रेरा को एक चेंज लाना चाहिए। अब एक बायर से कुछ मैं बात कहना चाहूँ, अब वो बहुत गुस्सा आएगा, यू विल फील वायलेटेड कि अरे क्या हो गया, मतलब। और बिकॉज घर एक ऐसी चीज है जो कोई भी खरीदता है,
उसके जीवन के 15-20% का की कमाई उतना इनकम है, और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, विवश महसूस होता है, बहुत हेल्पलेस फील होता है। लेकिन अब आपको संयम रख के लड़ाई करनी है। देखिए, आपको आपकी लड़ाई समझे आप, जब ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो ये रावण का वध करने लायक काम है। और उसके लिए आपको संयम चाहिए, युद्ध कौशल चाहिए, संसाधन चाहिए, सेना चाहिए। आप ऐसे ही रावण को नहीं मार देंगे। रावण और प्रभु श्री राम की जब लड़ाई हुई तो रावण के 10 सर थे, और उसके पास में पूरी एक वेल ट्रेन्ड आर्मी थी, और वो एक टापू पे रहता था, तो उसका इनकार भी बहुत था कि आप तक तो कोई पहुंच नहीं पाए। लेकिन प्रभु श्री राम ने वानरों की सेना से उसको हरा दिया। तो आपको भी अब बिल्डर से जब इस तरह की स्थिति में लड़ना है, तो आपको प्रभु श्री राम जैसा शील और शौर्य अपनाना पड़ेगा, गुस्से से नहीं होगा। आप उसके बाद ये लड़ाई लड़िए, बड़े से बड़ा बिल्डर जो है उसको आप उसके करे की सजा दिलवाएंगे, और आप अपना प्रोजेक्ट्स को निकाल के भी ले जाएंगे। लेकिन you'll have to dig in for a long haul. This is going to be a very, very long, hard, tough battle on your hands. कोई इजी इसमें आउट नहीं है, और इंटरनली भी इसमें बहुत पुल्स एंड प्रेशर रहेंगे। आपस में जो लोग प्रोजेक्ट में फंसे होते हैं, सब डरे होते हैं, नुकसान का दिमाग में घर कर चुका होता है, वहां भी बहुत सारे पुल्स एंड प्रेशर रहेंगे। बट अब इन सब जगह संयम रख करके लड़ाई लड़नी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना है, तभी इसके अंदर फायदा होगा। सिर्फ चीख चिल्ला करके और क्रोध करके, फ्रस्ट्रेशन करके, भावुक होकर के कुछ रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता निकालना है प्रोजेक्ट्स को सक्सेस। ये मेरी आखिरी आज की स्लाइड है। क्या सब खत्म हो गया, या कुछ उम्मीद है, सिल्वर लाइनिंग है? तो रियल एस्टेट के अंदर बढ़िया बात जो मैं इस इंडस्ट्री में आपको ये कह सकता हूँ, इसमें सब कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि कुछ हो ना हो, हर प्रोजेक्ट की आज नहीं तो कल वक्त के साथ साथ 30 से 40% तो जमीन की वैल्यू होती है, और मदर अर्थ जो है वो हमेशा मतलब अपने बच्चों का ध्यान रखती है। तो वो नुकसान आपका कभी नहीं हो सकता है। जमीन है, जमीन की कीमत बढ़ती रहेगी। जितना भी पैसा आपने लगाया, अगर उसमें से बिल्डर ने कुछ कुछ भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो आपका 100% लॉस नहीं है, नुकसान है, बट 100% लॉस नहीं। तो उससे आपको थोड़ा सा धीरज और हौसला गेन करना चाहिए कि यहाँ सब कुछ लॉस नहीं हो गया है, चीजें संभाली जा सकती हैं। और प्रोजेक्ट जब बन जाएगा तो बहुत सारा दर्द तकलीफ वैसे भी कम हो जाएगा, बिकॉज रियल एस्टेट के अंदर ये खास बात है, बनने के बाद में उसकी यूजेबिलिटी आ जाती है, और वो अपने हुए नुकसान को वक्त के साथ साथ रिकूप कर लेता है, वैल्यू भी रिकूप कर लेता है, और उसी के साथ आपका कॉन्फिडेंस भी उसके अंदर वापस से बन जाएगा। ईश्वर की दया से, वक्त के साथ साथ, लोगों की मेहनत से अब इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। अगर एकाग्र होकर के और मेहनत के साथ लगा जाए तो फंसे हुए प्रोजेक्ट्स को निकाला जा सकता है। सो आई फील दैट देयर इज स्टिल अ सिल्वर लाइनिंग, नीड इज टू वर्क एंड रिजॉल्व। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.